गठबंधन बिना तैयारी, बीजेपी 3 चरणों में भारी। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ अशोक पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, अजय वर्मा जी, नेता कांग्रेस, भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। शुभम हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। जाहिर तौर पर पहले फेज, दूसरे फेज में जिस तरीके से गारंटी की बात होती रही और तीसरे फेज में आते आते शहजादे, शहंशाह, मंगलसूत्र, संविधान, लोकतंत्र, कई चीजें कही गई। शुभम, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। शुभम, हालांकि आप तो एक अहम सीट पे थे, मैनपुरी सीट पर। जाहिर तौर पर आरोप भी लगाया गया कि गर्मी में चुनाव कराया जा रहा है, उससे भी लोग निकल नहीं रहे बाहर, वोट कम पड़ रहा है। सवाल इस बात को लेकर कि लोगों में उत्साह नहीं, या जो नेता समझाना चाह रहे हैं वो समझ नहीं रहे। मैनपुरी तो कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़, यहां तो रिकॉर्ड वोट तो पड़ना ही चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी बिल्कुल, देखिए कि 2 चरणों का जो रुझान थे वो तीसरे चरण में भी नजर आया, और यही वजह है कि इस बार भी जो मतदान की स्थिति है वो पिछली बार की जो जितना बेहतर थी मैनपुरी की, उतनी बेहतर नजर नहीं आई है। और कहीं ना कहीं गर्मी एक बड़ी वजह रही, और तमाम चीजें जो अलग अलग फैक्टर्स निकल करके सामने आए हैं। नेताओं की अगर बात करें तो अखिलेश यादव खास तौर से इस बात को लेकर के मुखर होते हुए नजर आए कि गर्मी में जानबूझकर चुनाव कराए गए। और इसके अलावा जो प्रोफेसर रामगोपाल यादव आज जो सुबह मतदान दे रहे थे, और उसके मतदान देने के बाद ठीक जब हमने भी उनसे बातचीत की तो उन राम मंदिर को लेकर के उनकी बातचीत जनता के बीच में एक बार फिर से चर्चा का विषय बनी हुई है। बात करें अगर आज के मतदान को लेकर के, तो काफी ज्यादा मैनपुरी में स्थिति बहुत ही अलग अलग जगहों पर, क्योंकि जैसे जैसे आप मैनपुरी के अलग अलग इलाकों में जाएंगे तस्वीर भी अलग अलग तरीके से नजर आती है। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का हमेशा से ही गढ़ रहा है, और इस गढ़ में सेंध लगाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने भरसक किया है, और इस जमीन पर दिख रहा है। परिणाम किसके पक्ष में होंगे ये तो देखिए 4 जून को ही तस्वीर साफ होगी, लेकिन सबसे मजबूत गढ़ समाजवादी पार्टी का, उस गढ़ में अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रयास या यूं कहें कि सेंध लगाने की जो तमाम तरह की तैयारियां हैं वो जमीन पर नजर आ रही हैं, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये एक बेहतर स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए बनाती है। लेकिन वोटिंग प्रतिशत में एक कमी, ये भी कहीं ना कहीं चिंताजनक है। अब देखना यह होगा कि 4 जून को जो परिणाम आते हैं वो किसके पक्ष में रहते हैं, क्योंकि नेताओं ने अपने अपने तरीके से अपने वोट बैंक को साधने का पूरा प्रयास किया जरूर है। हाँ, लेकिन एक हर मुद्दे होना चाहिए ना कि कहा जाता है कि ज्यादातर संगठन तो मैनपुरी में ही लग गया, और ऐसे में वोटर क्यों नहीं बूथों तक पहुंचे, ये भी समझना बेहद जरूरी होगा। संभल की बात कर लेते हैं। वैसे हमारे साथ है, दिन भर वो लगे रहे, बूथ दर बूथ है, घूमते रहे। वैसे 2019 का आंकड़ा टूटा, यानी कि कहे कि जिस तरीके से शफीकुर रहमान बर्क, ये 2 सीट, जो 10 सीटों में 2 सीट अगर बात की जाए तो उसमें से संभल भी जो पिछली बार समाजवादी पार्टी के पास थी, मैनपुरी भी पिछली बार समाजवादी पार्टी के पास थी, यही 2 सीटें। मैनपुरी में बेहतर आंकड़े तो नहीं रहे, संभल के लिए क्या रहा? बिल्कुल, देखिए राहुल, अगर संभल की बात की जाए, संभल पहले से ही समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, और समाजवादी पार्टी का गढ़ रहने की सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि यहां से मुलायम सिंह यादव सबसे पहले चुनाव लड़े, और जब मुलायम सिंह यादव यहां से चुनाव लड़े थे तो सीधा वो संसद तक की दूरी उन्होंने तय की थी, क्योंकि यादव परिवार का लगातार यहां से 6 लोगों का सांसद बनना अपने आप में कई बड़े संकेत देता है, क्योंकि यहां पर मुस्लिम प्लस यादव जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं आपस में ऐसे संकेत देता है कि यहां पर जो सांसद बनता है उसको सांसद बनने के लिए मुसलमान और यादव का सहारा बेहद जरूरी होता है, क्योंकि यहां पर 48% मुस्लिम समुदाय के वोट हैं, तो साथ ही साथ 10% यादव परिवार के भी जो समुदाय है उनके वोट हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार आज बयानबाजी चली, आचार्य प्रमोद कृष्ण का बयान भी आया, आचार्य प्रमोद कृष्ण से भी हमारी बातचीत हुई, राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के उन्होंने जिस तरह से बयान दिया कि जो मुलायम सिंह यादव के ऊपर उन्होंने निशाना साधा कि जब अयोध्या के अंदर में गोलियां चली थी, लाठी चले थे, डंडे चले थे, उस टाइम मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। और उन्होंने साफ तौर पर आरोप भी लगाया और कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी राम विरोधी है। तो उनके इस बयान से भी काफी हलचलें जो थी वो चुनावी समीकरण को बाद में बदलती हुई नजर आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे परमेश्वर लाल सैनी, उनके पक्ष में वोट की मांग करना शुरू कर दी। साथ ही साथ में जिस तरह से लगातार
समाजवादी पार्टी का संभल के अंदर में गढ़ है। वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए, भले ही चाहे गर्मी कितनी भी हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में जिस तरह से मतदान होना शुरू हुआ, 8:30 बजे तक तो बेहतरीन मतदान हुआ। उसके बाद थोड़ा सा, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ना शुरू हुई तो 10 बजे के बाद फिर एक बार आपने देखा होगा कि जो मतदान होती हैं चीजें, गर्मी का सीजन है तो लेकिन जैसे जैसे सूरज की तपिश पड़ेगी तो पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की संख्या घटेगी। भुवन जोशी जी, राम मंदिर के मुद्दे से बचना चाहिए था आप लोग को, लेकिन राम मंदिर बेकार है, नक्शा गलत है, ये कहना जरूरी है क्या? भारी ना पड़ जाए। 3 ही चरण है, आगे आप 4 चरण और है। राहुल जी, जो बात माननीय प्रोफेसर राम गोपाल जी ने कही, वो बयान पूरे देश में मैंने सुनने का काम करा, क्योंकि आज सुबह से ही कई चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी का मौह, महंगाई का मौह नहीं बोलना चाहती। उसको पूरा देश ने दिखाने का काम नहीं, उसको देश दिखाने का काम नहीं करा। और जिस उत्तर प्रदेश के अभी आपके चैनल पे 2 बड़े बड़े नेता आके बात करके आए, उस उत्तर प्रदेश को मैंने भी देखा है। वो उत्तर प्रदेश गवाह है परीक्षा लीक का, किस प्रकार कन्नौज का मेरा वो नहीं है। मेरा ये सवाल है कि राम मंदिर से बचना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए था। तो आप मेरी बात तो सुनिए, जो उन्होंने बोल दिया वो तो बोल दिया, लेकिन मैं भी तो आपके बड़े बड़े नेता को आपने पूरे देश को दिखाया। उन्होंने क्या उत्तर प्रदेश देखा और मैंने क्या उत्तर प्रदेश देखा, वो तो दिखाया। फिर आपने भारतीय जनता पार्टी ने क्या उत्तर प्रदेश देखा। तो मुझे, मैं भारत का नागरिक नहीं, उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं हूँ कि मैं बता नहीं सकता क्या उत्तर प्रदेश है। मेरी भी सुन लीजिए 5 मिनट 2 मिनट। मैंने जो उत्तर प्रदेश को देखा, वो देखा है कन्नौज में किस प्रकार डिग्री होने के बाद भी बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। मैंने देखा है पुलिस की में जो परीक्षा लीक हुई, उस बेटी ने आत्महत्या नहीं, ये हर बार आप मैंने देखा है। मैं माफी के साथ रोकना चाहता हूं भुवन जोशी जी, जब भी चर्चा होती है आप यही बात कहते हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि चुनाव चल रहा है, चुनाव चल रहा है, किसी की धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं ये इनको बोलने क्यों देते हो आप भाई साहब राहुल जी? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश की गलत छवि दिखा रहे हैं, गलत छवि दिखा रहे हैं। वो नेता बोल के चलेगा, हमें विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे आप। ये लोगों का जवाब देना, भाई झूठ बोल रहे हैं। परीक्षा लीक हो गई है, यहाँ पर हत्या, यहाँ पर किसान मारे गए हैं, ये बताने की जरूरत है। यहाँ पर बताने की जरूरत है। ये चैनल देश का चैनल है, ये प्रदेश देश देखता है आपके चैनल को। इनका जवाब देना है। झूठ परोस रहे, मोदी जी झूठ परोस के चले गए आपके चैनल में। अभी इनके प्रवक्ता झूठ चले गए, उप मुख्यमंत्री जो पूर्व थे वो झूठ परोस के चले गए। ये बताना पड़ेगा देश को कि देश में इनकी क्या हालत है, उत्तर प्रदेश में क्या क्या गिफ्ट मिला हमको लोगों को योगी शासन में, वो बताना पड़ेगा। इनका जवाब ऐसे देना पड़ेगा। मैंने किसी बात से नकारा नहीं, मैंने सारी बात को आपकी स्वीकार करा है। जो बात हमारे नेता ने कही वो भी बोला है मैंने, लेकिन ये झूठ परोसेंगे और हम इधर उधर की बातें करेंगे। हमें जवाब देना पड़ेगा स्थिति क्या है आज। नहीं, वो तो जाएंगे, कहेंगे कि समाजवादी पार्टी को राम मंदिर, उनकी नजरों में राम मंदिर खटक रहा है, उन्हें उसे बेकार बताया जा रहा है, गलत नक्शा बताया जा रहा है। मैं कह रहा हूं उन्होंने जो कहा वो तो ठीक हो। मैंने आपकी बात का राहुल जी बहुत सम्मान करते हैं, मैंने कहा उन्होंने जो कहा उसको वो डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन ये भी तो आपके चैनल में झूठ परोस के चले गए, झूठ की दुकान चले गए। ये देश प्रदेश को पता चलना चाहिए कि क्या उत्तर प्रदेश में। आप देखिए किस प्रकार 100 लोगों की हमारी जो बहनें बैठी हुई थी धरने पे, उन लोगों की पिटाई खानी पड़ रही है। आप आज नीट परीक्षा लीक हो गई है। ये किस प्रकार का उत्तर प्रदेश बना गया योगी जी ने। किसानों की हत्या यहाँ पर हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है, ये भी तो बताना पड़ेगा ना। ये झूठ परोसेंगे तो एक साइड नहीं चल पाएगा मामला। मामला चलेगा, जो नेता बोल गया वो बात ठीक है। दिखाना आपने, आपका कर्तव्य। अजय जी, एक चीज और कही जा रही है कि अगर मान लीजिए कल को आप लोगों की सरकार बनती है तो राम मंदिर पर ताला लटक जाएगा क्या? सरकार तो बनने ही जा रही है देश में, इसमें कोई डाउट न माने। लेकिन राम मंदिर तो राम तो कण कण में जग जग में मौजूद है। मेन मुद्दों की बात यह है कि राम के लिए तो हिंदुस्तान का हर हिंदुस्तानी राम के प्रति समर्पित है। इन प्रोपोगंडिस्ट और इन पॉलिटिकल एक्टिविस्टों को छोड़ दीजिए। बेटियों ने, अभी टीचरों ने बाल कटवा लिए, बाल का मुंडन करा लिया। जानते हो कि किसी लेडी के लिए बाल का कितना महत्व है, कब बाल कटवाती है? देश की सरकार के प्रधानमंत्री और मोदी जी की तानाशाही और योगी जी की तानाशाही से वो वीडियो बड़ा चर्चित रहा है। तो जल रेवन्ना के बलात्कार के बाद हिंदुस्तान में बेटी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, अपना विदेशों में घर ढूंढ रही है, लेकिन ये जाने नहीं दे रहे हैं। 2,500 से 2900 कुछ वीडियो। आज एक इंटरव्यू में भी पूछा गया प्रधानमंत्री जी से। अच्छा, ये जो पोलिंग कम हुआ है, मैं इसके लिए बता दूं आपको, राहुल राजपूत, मेरा सवाल भी वही था कि
कि अगर आप निश्चित लोगों तौर की पर आप ये लोगों मतलब वोटर्स के बीच आप लोग संदेश पहुंचा पाते तो ये पोलिंग बम्पर होती। मैं वही तो बताना चाहता हूं कि देश के ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री जी रोज सुबह शाम टीवी इवेंट और 15,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद जब वो नहीं बढ़वा पाए तो अजय वर्मा, राहुल गांधी, अखिलेश यादव के कहने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनका मित्र मीडिया है। लेकिन जो पोलिंग कम हुआ है इसका रिजल्ट सुन लीजिए। 6% जो पोलिंग कम हुआ है, अगर चुनाव आयोग ने बढ़ाया नहीं इसे, जैसे पहले 2 चरणों में बढ़ा दिया, पूरे देश में थू हुई चुनाव आयोग की कि एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। तो ये सरकार को बदलने के संकेत है, सत्ता के जाने के संकेत है। 3 चरणों में कम पोलिंग का मतलब है भारतीय जनता पार्टी को 102 और 88, 100 कितनी हो गई, 90 और 93, 283 सीटों में से 83 सीट मिलने भी नहीं जा रही है। भाई नोट कर लीजिए। तो वो जो आंकड़ा मैंने आपके चैनल पे कहा था कि 180 150 सीट जीतेंगे, 4 अब की बार 400 हार, 400 हार। अब नहीं कह रहे 400 जीत, अब तो सारे नारे बदल गए। अब पाकिस्तान, हिंदुस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, तो सरकार आपकी बने, मुस्लिम आपकी सरकार बनने वाली है तो राम मंदिर पर ताला लटक जाएगा। नहीं, हमने तो नहीं कहा। ये तो आपकी उपज है। आप चाहते हो कि ये भ्रम फैला है और ये झूठ बोले, ये मोदी मीडिया। मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ? मैं तो सवाल करता हूँ। मेरा तो सवाल का जवाब मेरा तो सवाल करना काम है। मैं सवाल करता हूँ, उसमें कोई विश्लेषण करने नहीं बैठा। सवाल का जवाब ये है आदरणीय राहुल राजपूत जी कि हम हिंदुस्तान के और भी जो मंदिर हैं, पूरे देश में मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं, उन सबको सुधार देंगे। सबका जो भी कमी होगी उसको पूरी करेंगे। हम सर्वधर्म सद्भाव के सिपाही हैं। हम पॉलिटिकल विंडेटा, तुष्टीकरण। अशोक पांडे जी क्यों वो तो कह रहे हैं कि सर समाज, हिंदू नहीं है, सर धर्म समभाव की बात करते हैं। वो कहा कि हिंदुओं की प्रॉपर्टी बांट देंगे किसी को, वो क्यों ताला लगवा देंगे राम मंदिर में? ये अभी देखिए, ये तो दिखाई दे रहा है ना। आज तो राम गोपाल जी का बयान ही पर्याप्त है। उसी सब उस जमाने में भी देवता दानव एक साथ रहा करते थे। आज भी दिखाई दे रहा है, देवता एक तरफ है, दानव एक तरफ है। जिस तरह की भाषा राम गोपाल जी ने बोला। अच्छा, एक सवाल है, ठीक है, आप अपनी बात, अशोक पांडे जी आप अपनी बात आगे रखिएगा। बड़े भाई ने राम भक्तों के लहू से अशोक पांडे जी, सरजू की धरती को, अशोक पांडे जी आप अपनी बात आगे कीजिए। एक जो कहा जा रहा है कि ताला लगवा देंगे बेकार है, ऐसे ही हुआ था क्या? ज्ञान वापी वाला केस ऐसे ही हुआ था क्या? आपकी बात है ये? क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे? राम मार्गदर्शक मंडल के आदमी है पांडे जी। मंदिर में ताला इन्होंने ही बंद कराया था। कहते ताला खुलवाया था तो बंद भी इन्होंने कराया था। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम सीता वास्तविक पात्र ही नहीं थे। 500 वकील खड़ा किया कि राम मंदिर न बनने पावे। घटाई लो, तो बिंदी घटाई लो 500 में से। 500 तो पूरे में नहीं आएंगे कोर्ट में। और हज हाउस झूठ बोलो, अच्छा लगता है, सुबह बोलो, जोर से बोलो, तेज एक मिनट अजय जी, जब आपकी बारी थी तो कोई नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए ना। तो झूठ बोल रहे हैं राहुल जी, 500 वकील नहीं, आप तो सच बोलते हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं। और सुनो, हमने सेकंड हलफनामा भी दिया था, इन्होंने ये भी नहीं बताएंगे। दिया था, सेकंड हलफनामा भी दिया था, सुधार करके किया था, ये नहीं बताएंगे। सुन लीजिए, फिर इनके डिप्टी सीएम कहते हैं कि सीता माता परखने शिशु हैं। कहता है कि हम सीधे उठा के सनातन धर्म को खत्म करने की कसम खाते हैं। ये स्टालिन के साथ खड़े हैं, राम मंदिर का विरोध करते हैं, राम भक्तों के स्टालिन तो तानाशाह था, रूस का शासक था, वो मर गया बहुत दिनों पहले। लेके खड़े हैं। नहीं, आपके यहाँ भी हैं, आपके गठबंधन में भी हैं। अरे मार्गदर्शक मंडल महोदय है अशोक जी, वो प्रवक्ता है अजय जी, वो प्रवक्ता है, आप नेता हैं, कम से कम इसका आकलन तो कर लीजिए। नहीं, वो मार्गदर्शक मंडल, आप नेता हैं, वो प्रवक्ता है, इसका आकलन कर लीजिए, उसी से क्लियर हो जा रहा है। छोड़ दीजिए ना, उन चीजों पर न जाइए। राहुल जी 5 साल रह चुका हूँ यूपी का प्रवक्ता, अब क्यों नहीं? अब देश का काम देखता हूँ राहुल जी। तभी नेता कहे जा रहे हैं, नहीं तो कोई ना कोई पद होता आपको। हटा दिए जाएंगे, पद है बहुत सारे हैं, AICC इसी तरह की भाषा कांग्रेसी बोलते हैं, कह रहे हैं मार्गदर्शक मंडल में पहुंच गए हैं, अब इनको भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। इनका कहना है झूठ बोलो, जोर से बोलो,
अजय जी बीच में ना बोलिए, बीच में ना सुबह बोलिए, बोलो, शाम बीच में ना बोलिए, जोर से बोलो। बीच में ना बोलिए, धूप लग गई है इसको कायदे से। बीच में ना बोलिए। हाँ, तो मेरा कहना है मेरा कि परिणाम स्वीकार करें मार्गदर्शक मंडल के बीच में ना बोलिए अजय जी। यही देखिए, मेरा कांग्रेसी इसी तरफ पागल होकर लोकतंत्र बचा रहे हैं, जिसने इस मुल्क में संसदीय भाषण में उतर आपातकाल गए। लगाया, जिसने इस मुल्क में आपातकाल लगाया, जिसने इस देश के संविधान के साथ सबसे ज्यादा तोड़ मटोड़ किया, आज कहते हैं कि हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। 70 सालों तक इज्जत घर नहीं दे पाए और आज कहते हैं कि हमने बड़ा विकास किया है। अभी बेचारे इनके जीजा जी टिकट मांग रहे थे, उन्होंने कहा एक टिकट नहीं व्यक्तिगत ना होइए, वो देखिए व्यक्तिगत ना होइए, व्यक्तिगत ना होइए ड्राइवर को टिकट अशोक जी, अशोक जी व्यक्तिगत ना होइए। आप पूरे कांग्रेस पार्टी को बोल सकते हैं, गांधी परिवार को ना बोलिए, व्यक्तिगत ना होइए। देखिए, जब ये बोलेंगे तो हम तो नहीं बोलेंगे। मेरा एक कहना है, इस बार इनका एक कहना है कि अगर ये सरकार में आए तो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को जड़ से उखाड़। ठीक है शुभम, एक चीज ये बताइए, देखिए ताला बंद कर तीसरे चरण के चुनाव से पहले ये चीजें शुरू हो गई थी, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, बहुत सारी चीजें। सवाल इस बात को लेकर फिर भी वोट परसेंटेज नहीं बढ़े। अब क्या तीसरा चरण बीता, चौथे से सातवें तक स्थिति क्या दिखाई दे रहा, आकलन क्या किया जाए कि वाकई जो रामगोपाल ने कहा ये भारी पड़ने वाला है, जो चीजें सामने आ रही है कि राम मंदिर पर ताला लगा दिया जाएगा, ये भारी पड़ने वाला है। देखिए, निश्चित तौर पे एक मिनट अशोक जी, ये मेरे सहयोगी है शुभम, उनसे और हिंदू सवाल मुस्लिम और इस तरह के मुद्दों को लेकर के अगर हम बातचीत करें कि किस किस को अब तक भारी पड़ता आया, तो बीते 10 सालों में फिलहाल इस तरह के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी तरह से माफिक स्थिति पैदा करते आए हैं। और जब जब विपक्ष ने इस तरह के सवाल खड़े करना शुरू किए तो लोगों ने कहीं ना कहीं आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो हमेशा से स्टैंड रहा इन चीजों को लेकर के उसको पसंद किया है। और यही वजह है कि अब आप समझिए कि जब तीसरे चरण का मतदान आज हो चुका है और इसके साथ ही साथ अभी तक शुरुआत जब चुनाव की नहीं हुई थी उसके पहले तक विकास और तमाम चीजें निकल करके सामने आ रही थी, और ऐसे में जैसे जैसे अब तीसरा चरण भी हो चुका है और ऐसे में आज जब इस तरह के बयान आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप समझिए कि स्थिति विपक्ष थोड़ा सा नर्वस, या यूं कह सकते हैं आप कि जब इस तरह के बयान भी निकल करके सामने आने लगे तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि मुश्किलें नजर आ रही हैं, और जिसकी वजह से भुवन जी जिस तरीके से हमला हो रहा है, अब देखना ये होगा कि बचाव की स्थिति में ना आकर ऐसा हमला किया जा रहा है जो आप ही लोगों के लिए खराब आने वाले टाइम में। जिस बात पर चुनाव हो रहा है कि आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री की किसके लिए वोट मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री जी 3000 महिलाओं के साथ सेक्स स्कैंडल करने वाले प्रसन्ना के लिए वोट मांग रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने प्रधानमंत्री आए थे, बनारस में अपने कार्यकर्ताओं से रेप करवा रहे, ये भी विदेश देख पा रहा है। पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ इन्होंने देखा, मणिपुर में किस प्रकार हुआ देश ने देखा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, अभी जो हाल फिलहाल में कांग्रेस की प्रवक्ता गई बीजेपी में, उन्होंने भी कुछ आरोप लगाया, आप तो कहेंगे कि बीजेपी में चले गई, ये तो आरोप बेकार है। मैं इस तरह से नहीं कहूँ, वो कांग्रेस की प्रवक्ता थी, उन्होंने क्या कहा वो है ना, मैं तो कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी प्रसन्ना के लिए वोट मांग रहे हैं, और कितने प्रसन्न होकर वोट मांग रहे हैं, पूरे देश ने देखा वो तस्वीर। अशोक जी जवाब दीजिए। वीडियो, वो 3000 वीडियो जो थे वो इनके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में थे। दरवाजा कांग्रेसी द्वारा ये लोग तो गायत्री प्रजापति के समर्थक हैं। नेताजी अखिलेश में सिर्फ इसलिए लड़ाई हो गई, क्या करवाया है आपने बनारस में, क्या करवाया आपके कार्यकर्ताओं ने? नेताजी आप बताइए, देश को बताइए, मणिपुर में क्या करवाया आपने? नहीं छोड़ा। आप ये बताइए, बनारस आप पूरा देश समझ रहा है। सैगल जी कहाँ है? आइए, सैगल कहाँ है? चिन्मयानंद स्वामी कहाँ है? आप बताइए देश को। सोनी प्रियंका, आप बताइए अशोक जी, आप तो वरिष्ठ हैं, उम्रदार आदमी है, बताइए देश को। आप प्रसन्ना जी के लिए 3000 क्या इनाम दिया? ठीक है, आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद शुभम, जानकारी के लिए धन्यवाद। तो जाहिर तौर पर यह लग रहा था कि तीसरे चरण में हालांकि चुनाव चढ़ेगा, वोटिंग पंपा, लेकिन ऐसी तस्वीर नजर नहीं आई। सवाल इस बात को लेकर कि इस चुनाव में माहौल बनाने की जो तमाम कोशिश हुई वो भी धरातल पर नहीं